हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर आईसीडी के चैप्टर नंबर 4 की यहाँ पे गाइडलाइंस को कवर करेंगे विथ एग्जांपल। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम है एंडोक्राइन, न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक डिसीज़। ठीक है, तो मोस्टली इस चैप्टर में हम यहाँ पे डायबिटीज़ की गाइडलाइंस को कवर करेंगे। पूरा चैप्टर डायबिटीज़ पे यहाँ पे बेस्ड होने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको कोड देखने मिलेंगे यहाँ पे, वो आपको सारे ई सीरीज से देखने को मिलेंगे, ई फॉर एंडोक्राइन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि डायबिटीज़ क्या होता है। ठीक है, डायबिटीज़ एक कंडीशन है जबकि पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, ये किस कारण से हो सकता है? या तो हमारा पेंक्रियाज है वो इनफ क्वांटिटी में हमारा इंसुलिन को प्रोड्यूस ना करे, या फिर हमारी बॉडी है वो इंसुलिन को रेजिस्ट कर दे, तब इस कंडीशन को हम क्या डायबिटीज़ मेलिटस यहाँ पे बोलते हैं। अभी हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, तो डायबिटीज़ को यहाँ पे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी बोलते हैं, और इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो होता क्या है टाइप 1 डायबिटीज़ में? ये क्रोनिक कंडीशन होती है जिसमें कि पेंक्रियाज जो रहता है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, या फिर कम अमाउंट में यहाँ पे इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। अभी हम देख लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, तो इसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ में होता क्या है, यहाँ पे हमारे जो सेल्स रहती हैं वो जो इंसुलिन के प्रति यहाँ पे रेजिस्टेंस करती हैं, जिससे कि इंसुलिन का यहाँ पे बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है और यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल यहाँ पे कम नहीं होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। देन इन दोनों टाइप्स के डायबिटीज़ के अलावा हमारे पास यहाँ पे है गेस्टेशनल डायबिटीज़। ठीक है, तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है? अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे जो कुछ पेशेंट को जो डायबिटीज़ होता है उसको हम बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। ठीक है, यहाँ पे जो गेस्टेशन का मतलब है, इसका मतलब ही है प्रेगनेंसी के टाइम की डायबिटीज़। अभी हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, प्राइमरी डायबिटीज़ एंड सेकेंडरी डायबिटीज़। ठीक है, तो जो हमारी प्राइमरी डायबिटीज़ रहती है उसके अंदर हमारी टाइप 1 डायबिटीज़ आती है और टाइप 2 डायबिटीज़ आती है। तो टाइप 1 के लिए हम यहाँ पे E10 सीरीज़ का कोड करते हैं, टाइप 2 के लिए हम यहाँ पे E11 सीरीज़ के कोड करते हैं। ठीक है, देन हमारी आती है सेकेंडरी डायबिटीज़। ठीक है, तो सेकेंडरी डायबिटीज़ में हमारे यहाँ पे क्या 3 कैटेगरी आती है, E08 कैटेगरी, E09 कैटेगरी एंड E13 कैटेगरी। ठीक है, तो सेकेंडरी डायबिटीज़ क्या होता है? अगर डायबिटीज़ हमारे किसी और दूसरे कारण से अगर होती है तब हम उसको क्या सेकेंडरी डायबिटीज़ यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर डायबिटीज़ हमारी यहाँ पे हो रही है किसी अंडरलाइन कंडीशन, मतलब किसी डिसीज़ की वजह से अगर डायबिटीज़ होती है तब हम यहाँ पे क्या E08 कैटेगरी से यहाँ पे कोड करते हैं। ठीक है, देन हमारा है अगर डायबिटीज़ हमारी ड्रग्स या फिर किसी केमिकल की वजह से अगर हमारी डायबिटीज़ यहाँ पे होती है तब हम यहाँ पे E09 कैटेगरी से कोड करते हैं। देन है हमारा अदर स्पेसिफाइड डायबिटीज़। ठीक है, तो इन सब कारणों के अलावा किसी और दूसरे कारण से अगर डायबिटीज़ होती है तब हम यहाँ पे क्या E13 कैटेगरी से यहाँ पे कोड करते हैं। ठीक है, देन हमारी यहाँ पे है डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो जब प्रेगनेंसी में पेशेंट को डायबिटीज़ रहती है तो यहाँ पर उसमें मोस्टली 2 कैटेगरीज आती हैं, प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ एंड गेस्टेशनल डायबिटीज़। ठीक है, तो प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ का मतलब क्या है? अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी से पहले अगर कोई सी डायबिटीज़ है जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, तब हम उसको क्या प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ बोलते हैं। देन हमारी है गेस्टेशनल डायबिटीज़, इसको हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था। मतलब अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर पेशेंट को डायबिटीज़ हुई है तब हम उसको क्या गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। तो हम प्री एग्जिस्टिंग के लिए O24 कैटेगरी का कोड यूज़ करते हैं, और हमारी गेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए हम यहाँ पे O24.4 कैटेगरी का यहाँ पे कोड्स यूज़ करते हैं। अभी हम यहाँ पे कोड्स को समझ लेते हैं। तो अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में यहाँ पे डायबिटीज़ की जो मेन टर्म है, ठीक है, उसके नीचे आपको बहुत सारी कंडीशन देखने को मिल जाएगी, जैसे डायबिटीज़ विथ अमायोट्रोपी, आर्थ्रोपी और एटोनोमिक न्यूरोपैथी, कैटरैक्ट, CKD वगैरह। ठीक है, तो जो हमारा डायबिटीज़ का जो पहला सेक्शन है जहाँ पे जिसका कोड यहाँ पे उन्होंने दे के रखा है E11.9। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ का कोड है तो पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ रहती है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, तब हम यहाँ पे E11.9 यहाँ पे कोड करते हैं। ठीक है, देन जो इसके नीचे कंडीशंस दे के रखी हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, तो डायबिटीज़ एक क्रोनिक कंडीशन है। ठीक है, तो उसके टाइम पे पेशेंट को और सारी जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जैसे कि डायबिटीज़ के साथ में पेशेंट को CKD हो सकता है, डायबिटीज़ के साथ में पेशेंट को फूड अल्सर हो सकता है। ठीक है, तो मतलब डायबिटीज़ की वजह से अगर उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तब हम यहाँ पे क्या डायबिटीज़ के साथ में जो ये कोड्स हैं, मतलब एक तरीके से हम कॉम्बिनेशन कोड्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे ड्यू टू ड्रग और केमिकल्स की वजह से अगर डायबिटीज़ होती है, ठीक है, विदाउट कॉम्प्लिकेशन, तो E09.9 यूज़ करते हैं। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तब हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन कोड करते हैं।
इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अगर पेशेंट को अगर किसी बीमारी की वजह से डायबिटीज़ होती है, ठीक है, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, तब हम यहाँ पे E08.9 यूज़ करते हैं। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है तब हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी की तरह हमारे पास यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज़ के कोड्स हैं एंड टाइप 2 डायबिटीज़ के कोड्स हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे गाइडलाइंस डिस्कस कर लेते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की। तो जो हमारे टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसको अभी हमने देखा था कि जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो जुवेनाइल डायबिटीज़ अगर जब हमारा सिनेरियो में रहेगा तब हम यहाँ पे क्या हमारा E10 कैटेगरी से यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अभी होता क्या है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ रहती है इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में पेशेंट को इंसुलिन तो लेना ही रहता है, ठीक है। तो जो हमारी टाइप 1 डायबिटीज़ रहती है उसके साथ में हम जो लॉन्ग टर्म ड्रग थेरेपी वाला जो कोड है Z79.4 Z79.84 या 85, ठीक है, इनको हम कोड नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर डायबिटीज़ का टाइप अगर मेंशन नहीं है तब हम यहाँ पे क्या बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज़ यहाँ पे लेते हैं। या फिर यहाँ पे ऐसा मेंशन किया गया है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है और वहाँ पे वो इंसुलिन का यूज़ कर रहा है, ठीक है, तब भी हम यहाँ पे क्या टाइप 2 डायबिटीज़ यहाँ पे कोड करते हैं। देन हमारा लॉन्ग टर्म ड्रग थेरेपी, ठीक है। हम देख लेते हैं लॉन्ग टर्म ड्रग थेरेपी वाले कोड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो डायबिटीज़ एक क्रॉनिक कंडीशन है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे पेशेंट को ड्रग थेरेपी दी जाती है लंबे समय तक, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ रहता है तब हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म ड्रग थेरेपी का यहाँ पे कोड करना पड़ता है, जैसे कि Z79.4। तो अगर पेशेंट इंसुलिन का यूज़ कर रहा है लंबे समय से तब हम यहाँ पे क्या Z79.4 कोड करते हैं, ठीक है। देन Z79.84, ठीक है। तो अगर पेशेंट लंबे समय से ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स का यूज़ करता है तब हम यहाँ पे क्या Z79.84 यूज़ करते हैं। Z79.85 कब हम यूज़ करेंगे, जबकि अगर जो पेशेंट है, ठीक है, इंजेक्टेबल एंटी डायबिटिक ड्रग्स का यूज़ करता है अदर देन इंसुलिन, तब हम यहाँ पे क्या Z79.85 यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट गाइडलाइन क्या बोलती है कि अगर पेशेंट एक से ज़्यादा ड्रग थेरेपी का यूज़ करता है सेम टाइम पे, तब हमें यहाँ पे क्या मल्टीपल लॉन्ग टर्म ड्रग थेरेपी का कोड यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे कि पेशेंट है उसको डायबिटीज़ है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो यहाँ पे इंसुलिन का यूज़ भी कर रहा है और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का यूज़ भी कर रहा है, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या दोनों का कोड करेंगे। Z79.4 भी कोड करेंगे एंड Z79.84 भी यहाँ पे कोड करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पेशेंट है, अ पेशेंट विद डायबिटीज़ मेलिटस इज़ मैनेज्ड बाय मेटफॉर्मिन, ओजेम्पिक एंड लेंटस, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट है, उसको डायबिटीज़ है और वो यहाँ पे क्या मेटफॉर्मिन का यूज़ कर रहा है, ओजेम्पिक का यूज़ कर रहा है और लेंटस का यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेंशन नहीं है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज़ का कोड करेंगे E11.9, ठीक है। देन क्या है यहाँ पे वो लेंटस का यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो लेंटस क्या हमारा एक टाइप का इंसुलिन है, ठीक है। तो Z79.4 कोड करेंगे लॉन्ग टर्म ड्रग थेरेपी ऑफ इंसुलिन के लिए, ठीक है। देन पेशेंट मेटफॉर्मिन का यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो मेटफॉर्मिन हमारा किस में आता है, हमारा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे Z79.84 यूज़ करेंगे। देन पेशेंट ओजेम्पिक का यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ओजेम्पिक हमारा किस में आता है, एंटी डायबिटिक इंजेक्टेबल नॉन इंसुलिन में आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे Z79.85 यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी क्या होता है, अगर हमारा जो इंसुलिन है या फिर हमारा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं, ठीक है, ये हमारी अगर शॉर्ट टाइम के लिए दी जाती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या इनका जो कोड है Z79.4 Z79.84 85 ये हम कोड नहीं करते हैं। अभी क्या अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने जो यहाँ पे ना इनकी मैपिंग के लिए मतलब इनको कैसे लीड करना है इस कोड्स को यहाँ पे देख के रखा है। जैसे E11.9 को मैप करने के लिए यहाँ पे आपको डायबिटीज़ में जाना है, देन आपको वहाँ पे टाइप 2 सर्च करना है, देन आपको यहाँ पे E11.9 यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन हमारा जो Z79.4 है इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म में जाना पड़ेगा, देन इंसुलिन में जाके यहाँ पे वो मिल जाएगा। एंड Z79.84 के लिए आपको लॉन्ग टर्म में जाना पड़ेगा, ओरल में जाना पड़ेगा, एंड देन एंटी डायबिटिक पे जाके आपको Z79.84 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी कोर्स के मैपिंग से रिलेटेड कुछ इशू है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ICD-10data.com का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे यूज़ करना है ICD-10data.com का, तो यहाँ पे आपको ICD-10data.com वाली साइट को यहाँ पे ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे आपको जिस भी कोड को मैप करना है वहाँ पे आपको कुछ स्टेप से यहाँ पे कोड डाल देना है। देन कोड डालने के बाद में जो पहली लिंक आएगी उस पर क्लिक करना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे जो पेज खुल के आएगा उसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको यहाँ पे डायग्नोसिस इंडेक्स देखने को मिलेगा ICD-10data.com पे। तो यहाँ पर ये आपको बता देता है कि किस टाइप से आपको कोड लीड करना है। जैसे कि जो हमारा कोड है Z79.4, इसको लीड करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म में जाना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको इंसुलिन पे जाना पड़ेगा, तो आप Z79.4 यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यही सेम कोड आपको थेरेपी में जाके भी मिल सकता है। जैसे कि आप थेरेपी में जाएंगे, देन ड्रग लॉन्ग टर्म में जाएंगे,
देन इंसुलिन पे जाएंगे तब आपको Z79.4 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस टाइप से ICD-10data.com का यूज़ करके किसी भी कोड को यहाँ पे मैप कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, अभी आपने इस सिनेरियो को देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि ये इंसुलिन का यूज़ कर रहा है या फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक का यूज़ कर रहा है, ठीक है। इसकी बजाय इन्होंने यहाँ पे मेटफॉर्मिन, ओजेम्पिक एंड लेंटस ऐसे नाम दे के रखे हैं, ठीक है। तो कैसे मालूम करेंगे कि ये हमारी किस क्लास की ड्रग है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी जो ICD-10 CM की जो बुक है, ठीक है, वहाँ पे आपको अपेंडिक्स ए पे जाना है, ठीक है। तो आपको अपेंडिक्स ए कहाँ देखने को मिलेगी, जो आपका टेबुलर लिस्ट है, टेबुलर लिस्ट के लास्ट में जो जेड सीरीज़ के कोड है उनके लास्ट में आपको यहाँ पे अपेंडिक्स ए देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपेंडिक्स ए पे जाना है, ठीक है। इसके बाद में जो भी ड्रग का नाम दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे लेंटस नाम दिया गया है, ठीक है। तो आपको अपेंडिक्स ए में जाके लेंटस सर्च करना है, ठीक है। तो जब जिसे अब आप लेंटस से पहुँचोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ये हमारी लॉन्ग टर्म करंट यूज़ ऑफ इंसुलिन। देन इसका यहाँ पे आपको कोड भी देखने को मिल जाएगा Z79.4, ठीक है। तो इस टाइप से आप मालूम कर सकते हैं कि हमारी जो ड्रग है वो किस क्लास की है, वो इंसुलिन है या फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक है या फिर नॉन इंसुलिन इंजेक्टेबल ड्रग है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट गाइडलाइन यहाँ पे देख लेते हैं, कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू इंसुलिन पंप मेल फंक्शनिंग, ठीक है। तो अगर इंसुलिन पंप के मेल फंक्शनिंग की वजह से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तब हम यहाँ पे कैसे कोड करते हैं, ठीक है। तो अभी होगा क्या, मेल फंक्शनिंग मतलब यहाँ पे इंसुलिन पंप यहाँ पे सही से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, या तो पेशेंट को इंसुलिन का अंडर डोज हो सकता है या फिर पेशेंट को इंसुलिन का ओवर डोज हो सकता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिनेरियोज दिए गए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे पेशेंट को अंडर डोजिंग होती है इंसुलिन की, इंसुलिन पंप के फेलियर की वजह से, ठीक है, तब हमें यहाँ पे कैसे कोड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या T85.6 कोड करेंगे, ठीक है। किसके लिए, ये बताने के लिए कि अब मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पे इंसुलिन पंप यहाँ पे फेल हो गया है, ठीक है। देन हम यहाँ पे क्या T38.3x6 यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। ये हमारा किसके लिए है, ये बताने के लिए कि अंडर डोजिंग हुई है यहाँ पे इंसुलिन की, ठीक है। देन हम यहाँ पे E10 या फिर E11 यहाँ पे कोड करेंगे, ये बताने के लिए कि टाइप ऑफ डायबिटीज़ कौन सा है। देन अगर यहाँ पे पेशेंट को इंसुलिन पंप के मेल फंक्शनिंग की वजह से पेशेंट को अगर ओवरडोज होता है तब हमें यहाँ पे कैसे कोड करना है। हमारा सबसे पहले कोड जाएगा T85.6 जो कि हमारा सेम है हमारा अंडर डोजिंग की तरह, अब मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। देन हमें यहाँ पे सेकंड कोड करना पड़ेगा पॉइजनिंग ऑफ इंसुलिन की, ठीक है। तो ओवरडोज का मतलब हमारा क्या होता है, पॉइजनिंग होता है, ठीक है। तो अगर ओवरडोज होता है तब हम यहाँ पे क्या पॉइजनिंग बाय इंसुलिन का यहाँ पे कोड करते हैं, तो हम यहाँ पे T38.3x यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। देन हम यहाँ पे लास्ट में कोड करेंगे टाइप ऑफ डायबिटीज़ का, कि किस टाइप की डायबिटीज़ है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कैसे सिनेरियो रहने वाला है और किस टाइप से हमें कोडिंग करनी है। तो यहाँ पे क्या एक पेशेंट है, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, ठीक है, विथ हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है, ड्यू टू मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलिन पम्प, ठीक है। देन विच रिजल्ट इन अंडर डोजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पेशेंट को इंसुलिन पंप की मेल फंक्शनिंग की वजह से अंडर डोजिंग हो गई है, ठीक है, और पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ है, साथ में उसको हाइपरग्लाइसेमिया भी है। तो हमें इस सिनेरियो को यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या T85.6 वाली जो कैटेगरी है उससे कोड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या T85.614A यहाँ पे कोड करेंगे, ये बताने के लिए कि मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन है वो किस वजह से है यहाँ पे, कि उसका इंसुलिन पंप है उसका ब्रेकडाउन हो गया, मतलब वो यहाँ पे सही से वर्क नहीं कर रहा है। तब हम यहाँ पे सबसे पहला कोड करेंगे T85.614A, ये हमारा रहेगा इनिशियल एनकाउंटर के लिए, ठीक है। देन हमने क्या देखा था, हमें सेकेंडरी कोड करना है, हमें ये बताने के लिए कि पेशेंट को इंसुलिन की अंडर डोजिंग हुई है, तब हम यहाँ पे T38.3x6A यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। देन हमारा लास्ट में आएगा टाइप ऑफ डायबिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पेशेंट को कौन सी टाइप 1 डायबिटीज़ थी, ठीक है, तो हम E10 कैटेगरी में से कोड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उसको पेशेंट को डायबिटीज़ तो है ही, साथ में उसको हाइपरग्लाइसेमिया भी है, ठीक है। तो हाइपरग्लाइसेमिया क्या एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की, ठीक है। तब हम यहाँ पे क्या डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ का और हाइपरग्लाइसेमिया का जो हमारा कॉम्बिनेशन कोड है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो E10.65 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे मैपिंग देकर रखी है कि कैसे आपको इन सब कोड्स को मैप करना है, ठीक है। जैसे हमारा जो कोड है E10.65, इसको मैप करने के लिए आपको डायबिटीज़ में जाना है, देन टाइप 1 में जाना है, देन विथ में जाके आपको हाइपरग्लाइसेमिया यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे हमारा जो T38.3x6 है ये आपको कैसे मिलेगा, आपको जाना है टेबल ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स में, देन वहाँ पे आपको इंसुलिन सर्च करना है,
देन वहाँ पे जब इंसुलिन में आप अंडर डोजिंग वाला कॉलम सर्च करेंगे तब आपको वहाँ पे T38.3X6A यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा, ठीक है। वैसे हमारा जो कोड है T85.614A, इसके लिए हमें कहाँ जाना है, सबसे पहले हमें कॉम्प्लिकेशन में जाना है, ठीक है। देन हमें जाना है फ्रॉम, देन उसके बाद हम चेक करेंगे इंसुलिन पंप, देन इंसुलिन पंप के अंदर हमें सर्च करना है मैकेनिकल ब्रेकडाउन, ठीक है। तो हमें जो कोड है T85.614A मिल जाएगा। अभी हम नेक्स्ट सिनेरियो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक पेशेंट है, वो यहाँ पे पाया गया है डायबिटिक कोमा से, ठीक है। तो उसको यहाँ पे ब्रॉट इनटू द ईडी, उसको ईडी में लाया गया एंड ट्रीटेड फॉर हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिया के लिए यहाँ पे उसको ट्रीट किया गया है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि इंसुलिन पंप फाउंड टू बी मेल फंक्शनिंग, ठीक है। तो इंसुलिन पंप मेल फंक्शनिंग यहाँ पे हो रही थी, ठीक है। और यहाँ पे उसको पेशेंट को क्या हो गई है, ओवरडोजिंग हो चुकी है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था, ओवरडोजिंग के केस में सबसे पहले हम यहाँ पे कोड करेंगे T85.614A, ये बताने के लिए कि उसको कॉम्प्लिकेशन हुई है इंसुलिन पंप के फेलियर की वजह से, ठीक है। तो देन हम यहाँ पे कोड करेंगे T38.3X1A, ठीक है। तो ये बताने के लिए कि ये उसको क्या यहाँ पे पॉइजनिंग हो गई है, किसकी वजह से, हमारा यहाँ पे इंसुलिन की वजह से, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, लास्ट में E11.641A यहाँ पे उन्होंने कोड किया है, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए, पेशेंट को यहाँ पे डायबिटीज़ का टाइप यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि उसको किस टाइप का डायबिटीज़ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बाय डिफ़ॉल्ट टाइप 2 डायबिटीज़ लेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, उसको डायबिटिक कोमा, ठीक है, मतलब उसको डायबिटिक कोमा की कंडीशन है, ठीक है, उसको कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। एंड साथ में उन्होंने बोला है कि उसको ट्रीट किया गया है हाइपोग्लाइसेमिया के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या इनका एक कॉम्बिनेशन कोड करेंगे डायबिटिक कोमा का और हाइपोग्लाइसेमिया का, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कोड करेंगे E11.641A। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना है, हमें डायबिटीज़ में जाना है, देन हमें टाइप 2 में जाना है, देन हमें यहाँ पे फिर हम जाएंगे कोमा ड्यू टू हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पे इस कोड को लीड करना है, ठीक है। देन हमारा जो कोड है T38.3X1 है, इसको लीड करने के लिए हमें टेबल ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स में जाना है। देन हम यहाँ पे जाएंगे इंसुलिन को सर्च करेंगे, देन पॉइजनिंग एक्सीडेंटल वाला जो कॉलम है उस पर जाके हमें यहाँ पे कोड T38.3X1 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ए हमारा है इनिशियल एनकाउंटर के लिए, ठीक है, क्योंकि पेशेंट यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया है, इसलिए हम यहाँ पे ए इनिशियल एनकाउंटर यहाँ पे कोड करेंगे। अभी हम देख लेते हैं सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। तो सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटिस में हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर जब हमें डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है ड्यू टू अंडरलाइंग कंडीशन, मतलब किसी डिसीज़ की वजह से या किसी इलनेस की वजह से अगर पेशेंट को डायबिटीज़ होती है, तब हमें यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है, ठीक है। तो हमें इस सिनेरियो में यहाँ पे E08 कैटेगरी से यहाँ पे कोड करना है, जबकि पेशेंट को किसी अंडरलाइंग कंडीशन की वजह से अगर डायबिटीज़ होती है तो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अंडरलाइंग कंडीशन को कोड करना है, ठीक है, मतलब कि जिस भी कारण से पेशेंट को डायबिटीज़ हुई है, सबसे पहले हमें उस कंडीशन को कोड करना है। देन हमें कोड करना है E08 कैटेगरी में से, ठीक है। देन हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म ड्रग थेरेपी वाला कोड करेंगे अगर एप्लीकेबल है तो, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ कॉमन कंडीशन है जिनकी वजह से मोस्टली पेशेंट को डायबिटीज़ होती है, ठीक है। तो जैसे कंजेनाइटल रूबेला के केस में, कशिंग सिंड्रोम के केस में, सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में, मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ पेंक्रियास, मेल न्यूट्रिशन और पेंक्रियाटाइटिस, ठीक है। तो इन सब कंडीशन के केस में मोस्टली पेशेंट को क्या यहाँ पे सेकेंडरी डायबिटीज़ हो जाती है, तब हमें यहाँ पे क्या E08 कैटेगरी का यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। अभी एक सिनेरियो से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या एक 45 ईयर ओल्ड मेल है, ठीक है, उसको क्या अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, ठीक है, ड्यू टू कशिंग सिंड्रोम्स, ठीक है। पेशेंट हैज़ बीन ऑन इंसुलिन फॉर द लास्ट ईयर, ठीक है, और यहाँ पे 1 साल से पेशेंट यहाँ पे क्या इंसुलिन का यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटिस ड्यू टू कशिंग सिंड्रोम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंट को जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो क्या कशिंग सिंड्रोम की वजह से, ठीक है, तो मतलब अंडरलाइंग कंडीशन की वजह से, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या यहाँ पे अंडरलाइंग कंडीशन का कोड करेंगे। तो हमारी जो अंडरलाइंग कंडीशन है, मतलब कि जिसकी वजह से यहाँ पे डायबिटीज़ हो रहा है, वो हमारी क्या है, कशिंग सिंड्रोम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कशिंग सिंड्रोम का कोड करेंगे E24.9, ठीक है। देन हमें यहाँ पे क्या E08 कैटेगरी में से कोड करना है, ठीक है। तो अभी पेशेंट को क्या अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, ठीक है। तो जब पेशेंट को अनकंट्रोल डायबिटीज़ रहता है, ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ, या तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया हुआ होगा या फिर पेशेंट को हाइपरग्लाइसेमिया यहाँ पे हुआ होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अनकंट्रोल डायबिटीज़ के टाइम पे मेंशन नहीं है कि पेशेंट को हाइपरग्लाइसेमिया हुआ है या फिर हाइपोग्लाइसेमिया हुआ है, तब हम यहाँ पे क्या बाय डिफ़ॉल्ट हाइपरग्लाइसेमिया यहाँ पे पिक करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या डायबिटीज़ का जो है हमारा हाइपरग्लाइसेमिया के साथ में यहाँ पे कॉम्बिनेशन कोड यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो हम यहाँ पे E08.65 यहाँ पे यूज़ करेंगे, डायबिटीज़ ड्यू टू अंडरलाइंग कंडीशन विथ हाइपरग्लाइसेमिया वाला, ठीक है। देन लास्ट में क्या, पेशेंट इज़ ऑन इंसुलिन, ठीक है। तो पेशेंट क्या ऑन इंसुलिन का मतलब है कि पेशेंट है ना लॉन्ग टाइम से यहाँ पे इंसुलिन का यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या हमारा जो कोड है Z79.4 लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ इंसुलिन का यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं E09 कैटेगरी, ठीक है। तो अगर किसी ड्रग्स या फिर किसी केमिकल की वजह से अगर पेशेंट को डायबिटीज़ होता है तब हम यहाँ पे क्या E09 कैटेगरी से यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पेशेंट को या तो ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट की वजह से डायबिटीज़ हो सकता है या फिर पेशेंट को ड्रग्स की पॉइजनिंग की वजह से डायबिटीज़ हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिनेरियो को देख लेते हैं कि हमें किस टाइप से कोडिंग करना है, ठीक है। तो अगर पेशेंट को यहाँ पे ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट होता है, उसकी वजह से अगर पेशेंट को डायबिटीज़ होगा तब हमें यहाँ पे कैसे कोडिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे E09 कैटेगरी से कोड करेंगे, ये बताने के लिए कि उसको ड्रग्स या फिर किसी केमिकल की वजह से यहाँ पे उसको डायबिटीज़ हुआ है, ठीक है। देन हम यहाँ पे कोड करेंगे एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलर ड्रग, जिस भी ड्रग से पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट हुआ है वो हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। देन हम अदर कंडीशन, मतलब कि उसको जो और दूसरी कंडीशन है उसको यहाँ पे हम कोड करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं पॉइजनिंग, ठीक है। तो मतलब अगर पेशेंट को पॉइजनिंग की वजह से अगर डायबिटीज़ होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोड करना पड़ेगा पॉइजनिंग ऑफ पार्टिकुलर ड्रग, ठीक है। तो जिस भी ड्रग से की वजह से पेशेंट को पॉइजनिंग हुई है तो सबसे पहले हमें वो कोड करना पड़ेगा। देन हमें यहाँ पे कोड करना पड़ेगा E09 कैटेगरी से ये बताने के लिए कि उसको ड्रग्स और केमिकल की वजह से यहाँ पे उसको डायबिटीज़ हुई है, ठीक है। देन उसको अगर कोई दूसरी कंडीशन है तो उसको हम यहाँ पे कोड करेंगे। तो अभी हम एग्जांपल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या 79 ईयर ओल्ड फीमेल है, ठीक है, वो आई है कोर्टिकोस्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए, ठीक है। तो मतलब पेशेंट को क्या कोर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से यहाँ पे उसको डायबिटीज़ मेलाइटस यहाँ पे हो गया है, ठीक है। शी हैज़ बिन टेकिंग द करेक्ट डोज ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड एज प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, वो जो पेशेंट है वो है ना कोर्टिकोस्टेरॉइड का सही डोज यहाँ पे ले रही थी, ठीक है, जिसे उसको प्रेस्क्राइब किया गया था, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे उसको क्या डायबिटीज़ हो गया है, ठीक है। तो अभी एक गाइडलाइंस रहती है कि अगर यहाँ पे कोई सी ड्रग है उसको प्रेस्क्राइब किया गया है और जो पेशेंट है उसको जैसे प्रेस्क्राइब किया गया है उसी तरीके से ले रहा है, मतलब सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ले रहा है, सेम क्वांटिटी में ले रहा है, सब कुछ सही तरीके से ले रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद में अगर पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन आती है तो हमारा किस में आता है, वो हमारा एडवर्स इफेक्ट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पेशेंट को कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट हो गया है, ठीक है। और लास्ट में इन्होंने मेंशन किया है कि ये जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो किसके लिए ले रहा है, उसके मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा के लिए, ठीक है। तो अभी हमें इस सिनेरियो को यहाँ पे कोड करना है। तो अभी हमने क्या देखा था, पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट जब रहता है तो सबसे पहले हमें E09 कैटेगरी का यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। तो E09.9 इन्होंने सबसे पहले कोड किया है कि यहाँ पे पेशेंट को क्या डायबिटीज़ है ड्यू टू ड्रग्स और केमिकल की वजह से, ठीक है। देन सेकेंड यहाँ पे क्या हमें कोड करना है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग का कोड करना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या कोर्टिकोस्टेरॉइड है, ठीक है, उसकी वजह से पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या T38.0X5A यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले टेबल ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स में जाएंगे। देन वहाँ पे हम कोर्टिकोस्टेरॉइड सर्च करेंगे। देन हमारा जो एडवर्स इफेक्ट वाला जो कॉलम है वहाँ पे हमें T38.0X5A यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे पेशेंट को क्या मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा भी है, ठीक है। और हमने यहाँ पे देखा था कि अगर पेशेंट को कोई अदर कंडीशन है तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे T45.40 यहाँ पे कोड करेंगे हमारा मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा के लिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अस्थमा में जाना है, देन परसिस्टेंट में जाना है, देन मॉडरेट पे जाके हमें J45.40 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे 79 ईयर ओल्ड फीमेल है, ठीक है, वो यहाँ पर ED में आई है, डायबिटिक सेकेंडरी टू एक्सीडेंटल ओवरडोज ऑफ ओरल कोर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पेशेंट को क्या डायबिटीज़ हो गई है एक्सीडेंटल ओवरडोज ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट ने क्या किया है, कोर्टिकोस्टेरॉइड का ओवरडोज कर लिया है, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को यहाँ पे डायबिटीज़ हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, ये जो ड्रग है कोर्टिकोस्टेरॉइड वो किसके लिए ले रहा था, मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा के लिए यहाँ पे वो ले रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर कोई सी प्रिस्क्राइब जो ड्रग रहती है, ठीक है, उसका यहाँ पे अगर उसको ओवरडोज, अंडरडोज या फिर किसी भी गलत रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ले लेते हैं तो हमारा किस में आता है, वो हमारा आता है पॉइजनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ड्रग का ओवरडोज हुआ है तो हमारा किस में आएगा, पॉइजनिंग में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पॉइजनिंग के लिए यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा था कि पॉइजनिंग के लिए सबसे पहले हमें कोड करना पड़ेगा कि हमारा जिस ड्रग से ओवरडोज हुआ है, मतलब जिस ड्रग से पॉइजनिंग हुई है उसका सबसे पहले हमें कोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कोड करेंगे T38.0X1 है, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेबल ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स में जाना है, देन वहाँ पे आपको कोर्टिकोस्टेरॉइड सर्च करना है, देन वहाँ पे आपको पॉइजनिंग एक्सीडेंटल वाला जो कॉलम है वहाँ पर आपको T38.0X1 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
ए हमारा है इनिशियल एनकाउंटर के लिए, क्योंकि पेशेंट हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया है। देन हमारा है E09.9, ठीक है। तो ये बताने के लिए कि पेशेंट को डायबिटीज़ हुई है ड्रग्स और केमिकल्स की वजह से। देन लास्ट में जो हमारी कंडीशन है J45.40 हम यहाँ पे कोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को क्या मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा है, जिसके लिए वो यहाँ पे कोर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा था। अभी नेक्स्ट है हमारे पास अदर स्पेसिफाइड डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। तो इन सब के अलावा अगर किसी और दूसरे कारण से अगर यहाँ पे पेशेंट को डायबिटीज़ होती है, तब हम यहाँ पे क्या E13 कैटेगरी से यहाँ पे कोट करते हैं अदर स्पेसिफाइड डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सिनेरियो देखेंगे कि मोस्टली होता क्या है कि पेंक्रेक्टमी जब पेशेंट की होती है, तो उस केस में यहाँ पे क्या पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाता है, तब हमें यहाँ पे कैसे कोट करना है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इस सिनेरियो में हमें यहाँ पे कैसे कोट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे E89.1 कोट करेंगे, पोस्ट प्रोसीजरल हाइपोइंसुलिन है, ये बताने के लिए कि किसी प्रोसीजर की वजह से यहाँ पे पेशेंट का जो इंसुलिन है उसको यहाँ पे उसकी कमी हो गई है, ठीक है। देन हम यहाँ पे कोट करेंगे E13, ठीक है। तो हमारा किसके लिए अदर स्पेसिफाइड डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए, ठीक है। तो हम E13 कैटेगरी का यूज़ करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट कोड रहेगा Z90.41, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए रहेगा, ये हमारा स्टेटस का कोड है, ये बताने के लिए कि पेशेंट का जो पेंक्रियाज है उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्वायर्ड एब्सेंस ऑफ पेंक्रियाज का यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 3 कोड्स करना है हमें, जबकि हमारा पेंक्रेक्टमी की वजह से हमारी यहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर पेशेंट को जो भी अदर कंडीशन रहेगी उसको भी हम यहाँ पे कोड करेंगे। तो अभी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट है, उसका 2 मंथ स्टेटस पोस्ट पार्शियल पेंक्रेक्टमी, ठीक है। तो 2 महीने पहले उसकी क्या पार्शियल पेंक्रेक्टमी हो चुकी है, ठीक है, विथ रिजल्टिंग डायबिटीज़, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको उसकी वजह से यहाँ पे उसको डायबिटीज़ हो गई है, ठीक है, विच इज़ वेल कंट्रोल, ठीक है, मतलब वो कंट्रोल्ड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या वो ऑन 2.5 mg ग्लाइबुराइड, ठीक है। तो वो क्या ग्लाइबुराइड ले रहा है, ठीक है, डेली, ठीक है। तभी हमने क्या देखा था ऑन ग्लाइबुराइड, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहा है ग्लाइबुराइड। तो ग्लाइबुराइड जो हमारी है वो क्या है, हमारी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वो लॉन्ग टर्म में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग का यहाँ पे यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं हमें कैसे कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले हम 89.1 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ये बताने के लिए कि हाइपोइंसुलेमिया उसको हुआ है पोस्ट प्रोसीजर, मतलब किसी प्रोसीजर की वजह से, ठीक है। देन हम यहाँ पे कोड करेंगे E13 कैटेगरी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या E13.9 कोड करेंगे हम ये बताने के लिए कि पेशेंट को अदर स्पेसिफाइड डायबिटीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे पेशेंट को कोई सी कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसकी वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई सी भी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे मेंशन नहीं की है, ठीक है। देन हमारा है Z90.411, ठीक है। तो ये हम इसलिए कोड करते हैं, ये बताने के लिए कि पेशेंट की पेंक्रेक्टमी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट की क्या पार्शियल पेंक्रेक्टमी हुई थी, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या Z90.411 यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। देन लास्ट में क्या पेशेंट ग्लाइबुराइड ले रहा है, ठीक है, डेली बेसिस पे। तो ग्लाइबुराइड हमारी क्या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या Z79.84 यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मैपिंग देके रखी है कि इन सारे कोड्स को कैसे मैप करना है, मतलब कैसे लीड करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमारा कोड है E89.1, इसको मैप करने के लिए हमें हाइपोइंसुलेमिया में जाना है। देन पोस्ट प्रोसीजर में जाएंगे तो हमें यहाँ पे E89.1 यहाँ पे मिल जाएगा। देन हमारा जो कोड है Z90.411, इसके लिए हमें एब्सेंस में जाना है, देन पेंक्रियास में जाना है, देन एक्वायर्ड में जाके हमें पार्शियल यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप गाइस कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपका कोई डाउट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी हम पार्ट 2 यहाँ पे लेके आएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट सिनेरियोस रहने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो से हेल्प ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।